नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। औषधीय तेल की खुशबू से गुलजार होगी चंपारण की फिजा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह की पहल से केवी के पिपराकोटी में स्थापित हो रहा है डिस्टिलेशन प्लांट। मेसी में लीची फसल के उत्पादन एवं वितरण तथा किसानों की समस्याओं को लेकर एक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। किसानों की समस्याओं पर हुई बात। 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को सरकार ने दी राहत। अब उन्हें भी टीका लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, अब ऑन साइट होगा पंजीकरण। वैक्सीनेशन कार्य की व्यवस्था को लेकर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। सुगौली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस हुई सख्त। टफरी मटर गश्ती करने वालों पर पड़ी पुलिस की लाठियां। मधुबन में अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत। 15 दिन पूर्व हुई थी शादी, घर में पसरा मातमी सन्नाटा। नरकड़ियागंज के कई इलाकों में लोग नहीं हैं कोरोना के प्रति सजग। बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आ रहे हैं लोग। नीलगाय के आतंक से परेशान है मझौलिया के किसान। गन्ना एवं मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं नीलगाय। मझौलिया अंचल प्रशासन ने किया सामुदायिक रसोई का निरीक्षण। सैनिटाइजेशन और नियमित साफ सफाई के लिए दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। मझौलिया थाने में दर्ज विभिन्न मामलों में नामजद प्राथमिक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। शिवहर में राजद कोविड सेंटर की हुई शुरुआत। एमएलसी मोहम्मद फारूक ने किया शुभारंभ। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन में लोगों की कर रहे हैं मदद। गरीब और असहाय लोगों की जा रही है मदद। आदापुर में एसएसबी 71वीं बटालियन के द्वारा विभिन्न स्थानों पर नए पोस्ट की हुई शुरुआत। भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाना है उद्देश्य। नरकड़ियागंज अनुमंडल के पिडारी गांव में निकोडेमस ट्रस्ट के द्वारा सैकड़ों भूखे परिवारों के बीच सूखे राशन का किया गया वितरण। बेतिया जिले के साठी उप स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम साहिल आहिर ने किया औचक निरीक्षण। बोली आवश्यक वस्तुओं की सूची अनुमंडल अस्पताल को कराएं उपलब्ध। कोरोना महामारी के बीच मानवता की खिदमत में लगे हैं हर्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर मनीष कुमार। निःशुल्क टेली ओपीडी और क्लिनिकल ओपीडी के माध्यम से मरीजों का कर रहे हैं इलाज। और मझौलिया में महिला के साथ हुई मारपीट में महिला हुई घायल। पीड़ित पर है चोरी का आरोप। चंपारण की फिजा अब औषधीय पौधों के तेल की खुशबू से गुलजार होगी। इन औषधीय व खुशबूदार पौधों से तेल निकालने का डिस्टिलेशन प्लांट पूर्वी चंपारण की पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में जल्द शुरू किया जाएगा। यह प्लांट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल संस्थान नई दिल्ली और IIIM जम्मू के सहयोग से स्थापित हो रहा है। पूर्व कृषि मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह मोतिहारी सांसद के पहल पर मशीन KVK को उपलब्ध करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह प्लांट अगले महीने से कार्य करना भी शुरू कर देगा। दरअसल पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण के विभिन्न क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती होती है। इसमें खासकर किसान तुलसी, मेथा, खस, लेमा, पुदीना आदि की खेती करते हैं और इसके तेल को बेचते हैं। अब यह प्लांट के चंपारण में शुरू हो जाने से उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचेगा एवं अन्य किसान भी इससे प्रेरित होंगे। इस बाबत कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी के वैज्ञानिक अंशु गंगवार ने हमें बताया। हमारे ज़िले में 1000 एकड़ से ऊपर ये मेडिसिनल प्लांट्स की खेती की जा रही है और उन प्लांट्स की जो खेती है उनके रस निकालने के लिए किसान भाइयों को दूर दूर इलाकों में जाना पड़ता है, जैसे इधर के गोरखपुर साइड, देवरिया साइड, कुशीनगर साइड। तो उससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है किसानों का ज़्यादा लग जा रहा है। तो उस को देखते हुए हमारे ज़िले के माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी के अथक प्रयास से इस प्लांट की स्थापना कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी में की जा रही है और इसका जो फंडिंग है वो CSIR और IIM जम्मू के माध्यम से किया गया है। और इस प्लांट की स्थापना होने से हमारे किसान भाइयों का जो लागत है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये उनके नज़दीक रहेगा
और इसका जो प्रोसेसिंग का जो दर है वो न्यूनतम दर जो हमारा विश्वविद्यालय निर्धारित करेगा उस दर पर किसान भाइयों को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड अंतर्गत हरपुर नाग पंचायत के सुलहाबाद गांव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लीची फसल के उत्पादन एवं वितरण तथा किसानों की समस्याओं को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में लीची फसल के उत्तम बागवानी क्रियाओं को कृषि वैज्ञानिक द्वारा विस्तार पूर्वक से बताया गया। लीची के फसल का उत्पादन कैसे बढ़े तथा स्टिंग बाग बीमारी से निजात कैसे मिले, इस पर वैज्ञानिकों ने किसानों को जानकारी दी। लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर ने इस पर विशेष रूप से विस्तार पूर्वक चर्चा किया। जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा लीची के उत्पादन के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिए गए माहवार कार्यक्रम को अपनाकर लीची का उत्पादन एवं गुणवत्ता बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि लीची फल लगने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पहले और बाद में कितनी मात्रा में खाद एवं कीटनाशक दवाई उपयोग में किया जाएगा, इसका विस्तार पूर्वक से किसानों को जानकारी दी गई। इस संगोष्ठी में लीची किसान एवं व्यापारी ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने स्टिंग बंग बीमारी के निराकरण हेतु कार्य योजना बनाने का अनुरोध जिला पदाधिकारी से किया। जिलाधिकारी ने बताया कि मेहसी में 11,000 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है। भारत में लीची के उत्पादन में बिहार का मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली में लीची का उत्पादन ज़्यादा होता है। भारत में लीची के उत्पादन में बिहार का मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली लीची का उत्पादन ज़्यादा होता है, परंतु मेहसी की लीची की क्वालिटी अच्छी होती है। इसकी प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है और लीची का मार्केटिंग किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एफपीओ के द्वारा लीची के उत्पादन एवं मार्केटिंग में विशेष सहायता मिलेगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस संगोष्ठी में जिला कृषि पदाधिकारी पीडी आत्मा, जिला उद्यान पदाधिकारी, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर, किसान एवं लीची व्यापारियों ने भाग लिया। किसान और व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी, क्योंकि जो बारिश अभी 2-3 दिन पहले हुई है, एक तो प्री मैच्योर लीची राइपनिंग हो गया है, तो उसके साथ साथ प्रेजेंट लॉकडाउन में ऑन द स्पॉट इनको पास इशू करना और व्यापारियों के साथ और जो इनके सेंटर्स ऑफ मार्केटिंग है उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए यहाँ पे हम उपस्थित हुए थे। और यहाँ पे एनआरसी लीची मुजफ्फरपुर के जो साइंटिस्ट हैं पांडे जी, ये भी यहाँ पे आए हुए हैं और उनके द्वारा जो स्टेम बग का कैसे हम उसको निराकरण करें इसके बारे में बताया गया। उद्यान पदाधिकारी के द्वारा जो है, जो कैलेंडर उद्यान विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है लीची के लिए, वो कैलेंडर के माध्यम से कैलेंडर को अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित जो है स्टेम बग का या अन्य बीमारियों का जो है यहाँ पे प्रकोप नहीं होगा। इसके अलावा भी अभी इस लॉकडाउन सर्कमस्टेंसेस में हम कैसे इनका लीची स्ट्रेट वे मेट्रोपोलिस सिटीज़ में भेजें, इसके लिए दी रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग जो हमारी कोऑपरेटिव है उनको भी अप्रोच किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से भी जो है अन्य जगहों पे भी जो है कोऑर्डिनेशन का काम किया जा रहा है। निश्चित हमारी लीची जो है, जो बेस्ट क्वालिटी मेहसी की लीची मानी जाती है, इसको हम भारतवर्ष में अलग अलग जगह के पहुंचाएंगे और 24/7 किसानों के लिए जो है लीची बेचने के लिए मार्ग जो है उपलब्ध कराएं। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इसमें 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फ़िलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाएगी। केंद्र ने ये नोटिफिकेशन सभी राज्यों को भेजा है और उनसे ऑन साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने को कहा है। यह राज्यों पर है कि वे अपने यहाँ यह सुविधा शुरू करते हैं या नहीं। दरअसल कई राज्यों में वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोग वैक्सीन सेंटर नहीं पहुँच रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन वेस्टेज के मामले बढ़ रहे थे। इन रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में लोगों को रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने गोपनीय शाखा कार्यालय कक्ष में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और आंगनबाड़ी केंद्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया तथा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को एक दिन पूर्व इसकी सूचना देने हेतु जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को आदेश दिया गया ताकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लोगों को मोबिलाइज कर टीका केंद्र पर लाएं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर कम से कम 200 टीकाकरण
प्रतिदिन होना चाहिए। मौके पर उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, डीपीओ, आईसीडीएस, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। खबर नरकटियागंज से है। यहाँ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोग सजग नहीं दिख रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल को भूलकर बिना मास्क के ही खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। नरकटियागंज से रवि मिश्रा की रिपोर्ट है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइंस का लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन अब शहरी क्षेत्रों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगने वाले हाट बाजार में भी लगातार करते देखा जा रहा है। इस क्रम में पंडई चौक, मथुरा चौक, मठ मजरिया चौक आदि जगहों पर लगे हाट बाजारों में बिना मास्क के खरीदारी करते हुए लोगों को देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार प्रयासरत है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इस बाबत बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि प्रशासन लगातार प्रयास में लगी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, लेकिन जो नहीं मान रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित कर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लॉकडाउन के नए नियम के लागू होते ही पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी है। 16 मई से कोरोना का नया गाइडलाइंस आया है, जिसको लेकर थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम दलबल के साथ सड़कों पर उतरकर गाइडलाइंस का अनुपालन करा रही है। नियम के अनुसार अब सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही शहरी क्षेत्रों में दुकानें खुलेंगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खुलने का समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक का है। इसी को लेकर पुलिस बाजार के दुकानों को 10 बजे से बंद करा रही है। वहीं बिना मास्क और तफरी मटर गश्ती कर रहे लोगों पर पुलिस ने डंडे गिराए। पुलिस टीम सुगौली बाजार से लेकर छपवा तक सड़कों पर गश्त लगाया और दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही बिना वजह सड़कों पर पैदल और बाइक से मटर गश्ती करने वालों की खबर ली गई। पुलिस की सख्ती के बाद बाजारों की दुकानें बंद हो गई, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में सिमट गए। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लोग गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए खुद और परिवार को संक्रमण से बचाएं, पर लोग हैं कि मानते नहीं। मधुबन में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई है। घटना रविवार की संध्या की बताई जा रही है, जब रमेश अपनी नई स्प्लेंडर प्लस बाइक से बगल के बाजार में आवश्यक काम के लिए जा रहा था। इसी दौरान घर से थोड़ी ही दूरी पर अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया, जिससे रमेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि रमेश की शादी 8 मई को माड़ीपुर के सोनी के साथ हुई थी। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। मृतक की नवविवाहिता पत्नी, बूढ़ी मां व अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोरोना महामारी में लोगों की सुरक्षा को लेकर मझौलिया अंचल प्रशासन लगातार सक्रिय है। आज अंचलाधिकारी सूरजकांत, अंचल निरीक्षक राधेश्याम यादव द्वारा सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां मौजूद कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने भोजनालय में असहाय, लाचार, रिक्शा एवं ठेला चालक, मजदूर सहित आसपास के लोगों को सामुदायिक रसोई में भोजन की जानकारी ली। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता व मात्रा का पूरा ख्याल रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन मेन्यू के अनुसार लोगों को भोजन कराएं। साथ ही सैनिटाइजेशन और नियमित साफ सफाई के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाने में दर्ज विभिन्न मामलों में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक परसा राय टोला निवासी मुन्नी महतो के पुत्र नन्हू कुमार, मोहदीपुर भट्ट टोला वार्ड नंबर 15 निवासी स्वर्गीय बिंदेश्वरी माझी का पुत्र जनक माझी, सुराही टोला वार्ड नंबर 3 निवासी सफ़ी अहमद के पुत्र तनवीर आलम और बथना वार्ड नंबर 3 निवासी शेख जमीर के पुत्र मोहम्मद जाकिर को गिरफ्तार कर पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। उक्त जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सरिसवा बाजार में मोबाइल दुकानदार सचिन गुप्ता को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने सचिन गुप्ता को छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मझौलिया में मोबाइल चोरी एवं बाइक चोरी की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने बताया कि अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नज़र है। मामला ये है कि हमारे क्षेत्र मझौलिया में बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कहीं पे कोई मोटरसाइकिल चोरी हो जा रही है, किसी का मोबाइल चोरी हो जा रहा है। तो हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत थे कि ऐसे कांडों का उद्भेदन किया जा सके, ऐसे तत्वों पर रोक लगाया जा सके, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी गलत काम ना हो सके। इसी क्रम में हम जो मुख्य रूप से आरोपी चोर है मोहम्मद जाकिर, पिता जामी, बथना का रहने वाला है, और एक है उसी के गैंग का तनवीर उर्फ खुसरो परवेज। इस दोनों पर बहुत दिन से निगरानी रख रहे थे और हमें पता चला कि मोबाइल चोरी का मोबाइल बेचने के लिए सरिसवा बाजार जा रहा है। उसी प्रक्रम में अधिकारी हम यहाँ से गए, हम भी गए थे साथ में, और उसको पकड़ कर लिया। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड के विभिन्न गाँवों में किसान इन दिनों नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को आए दिन नीलगाय चट कर जा रहे हैं।
यहाँ तक कि किसानों द्वारा खेत में लगाए गए छोटे छोटे फलदार व अन्य पौधों को भी नीलगाय अपना निशाना बना रहे हैं। बताते चले कि जंगलों के कटने से नीलगायों पर आफत सी आ गई है। अब उनका कहर किसानों पर टूटने लगा है। गन्ना, मक्के की फसल सहित रबी की फसलें और खरीफ की फसलों को भी इनका शिकार होना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि पहले तो रात के अंधेरे में झुंड के झुंड नीलगाय खेत में लगी फसल को बर्बाद कर दे रहे थे, लेकिन अब तो दिन दहाड़े नीलगाय को खेतों में फसलों को खाते देखा जा रहा है, जिससे हम किसानों को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि पहले तो नीलगाय धमक सुनते ही भाग जाते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। इस संदर्भ में प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह का कहना है कि नीलगायों को भगाने के लिए बिजली तथा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली एक यंत्र है जो काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है, जिससे नीलगाय भाग जाते हैं। इसके अलावा वेस्ट डिकम्पोजर नामक दवा का छिड़काव कर देने से, जिसकी महक 1 सप्ताह तक रहती है, नीलगाय भाग जाते हैं। उन्होंने किसानों से बताया कि तेज़ ध्वनि पैदा करने वाले यंत्र को सरकार द्वारा अनुदानित दर पर कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान इसका उपयोग कर नीलगायों से मुक्ति पा सकते हैं। आदापुर प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर एसएसबी के द्वारा नए पोस्टों की स्थापना की गई। भारत नेपाल सीमा पूरी तरह से खुली हुई है, जिसकी निगरानी की जिम्मेदारी एसएसबी के ऊपर है। इसी क्रम में एसएसबी की 71वीं बटालियन के कोरैया पोस्ट के सहायक कमांडेंट अंचल श्रीवास्तव के द्वारा विभिन्न जगहों पर नए पोस्टों की स्थापना करवाई गई, जिससे भारत नेपाल की सीमा पर चौकसी बढ़ाने एवं असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने में सहायता मिलेगी। साथ ही आदापुर प्रखंड के चंद्रमन गांव में एसएसबी के सहायक कमांडेंट अंचल श्रीवास्तव की देखरेख में नए पोस्ट की स्थापना होने पर ग्रामीणों के साथ बैठक किया गया, जिसमें सहायक कमांडेंट द्वारा युवा रोजगार कैसे प्राप्त करें इस पर बात की गई और कहा गया कि सही काम के प्रति युवा जागरूक रहें, यह ज़रूरी है। ग्रामीण स्तरीय मीटिंग में ग्रामीणों के द्वारा अपनी समस्याएं सहायक कमांडेंट के सामने रखी गई, जिसको सुनने के बाद सहायक कमांडेंट के द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। चंपारण के गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। ऐसे में वो टीका के लिए पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर तो है और टीका लेने के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन उनके पास न तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है और न ही वो पढ़े लिखे हैं, जिससे वह रजिस्ट्रेशन करने में असक्षम हैं। इसको देखते हुए बेतिया इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे जितवारपुर निवासी दीप रंजन कुमार सेवा सदन के माध्यम से टीकाकरण के लिए ग्रामीणों के रजिस्ट्रेशन का बीड़ा उठाया है। वह अपनी टीम में गांव के ही युवक व अपने क्लास साथियों के साथ मिलकर कोविड टीका के लिए 18+ लोगों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए हैं। खबर शिवहर से है। यहाँ थाना रोड में विधान पार्षद मोहम्मद फारूक के निजी फंड से राजद कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। खबर के मुताबिक कोविड केयर सेंटर में चिकित्सक डॉक्टर नौसाद के द्वारा पर्ची को देखकर दवा वितरित किया जाएगा, जबकि कोविड केयर सेंटर की जिम्मेदारी पार्टी प्रवक्ता प्रेम शंकर पटेल को दी गई है, जिसमें कोरोना प्रभावित लोगों के बीच निःशुल्क दवा वितरण किया जाएगा। वहीं एमएलसी मोहम्मद फारूक से के निजी सचिव सरोज कुमार राय ने बताया कि सभी जरूरतमंदों के लिए इस सेवा की शुरुआत की गई है। अभी पूरा बिहार कोविड-19 से ये है, हमारे लोग परेशान हैं। उनमें हमारे माननीय एमएलसी श्री फारूक साहब के द्वारा एक अच्छी पहल की गई, एक अच्छी व्यवस्था की है। राजद परिवार इनका शुक्रिया अदा करता है और पूरा राजद परिवार अपने क्षेत्र में, हमारे विधानसभा के क्षेत्र में हम किसी को भी ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा होगी कि जो हमारा बाहर जाए। सारे लोगों का इलाज यहीं होगा और माननीय जिला पदाधिकारी से भी हमने मांग किया है कि मेरे लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर रेफर नहीं किया जाए। कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरा देश परेशान व त्रस्त है, ऐसे में सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ने कितनों का रोजगार छीन लिया है। कई ऐसे भी परिवार हैं जो महामारी को लेकर रोजी रोटी नहीं मिलने से परेशान हैं। उनकी घरों में खाने पीने की व्यवस्था को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में समाजसेवी के साथ विभिन्न ट्रस्टों के द्वारा लोगों के बीच सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। नरकड़ियागंज अनुमंडल अंतर्गत पिडारी गांव के मध्य विद्यालय में निकोडेमस ट्रस्ट द्वारा सूखा राशन सामग्री का वितरण गरीब परिवारों के बीच किया गया। निकोडेमस ट्रस्ट के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद इस्लाम ने लोगों से अपील किया कि कोरोना काल में आप सभी लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को अवश्य पालन करें। वहीं इस राशन वितरण से पहले सभी को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए राशन वितरण किया गया। ट्रस्ट के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि 250 लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण किया गया है। लगभग 250 परिवार के बीच में राशन वितरण किया गया है, जिसमें हम लोग सूखा राशन के रूप में दे रहे हैं, और जिसमें चावल है और आटा है, दाल है, चीनी है और नमक है, तेल है, सोयाबीन है और हाथ धोने वाला साबुन है। इसके अंतर्गत में हम लोग आज निकोडेमस ट्रस्ट के बीच में हम जो राशन दे रहे हैं, पिछले हमारे ट्रस्ट ने पिछले भी
विगत वर्ष में भी कोरोना काल में भी मदद किया है। पिछले लगभग 250 और 300 परिवार के बीच में किया है मदद। इस बार हमारा टारगेट हज़ारों के बीच में है। हम आज 250 परिवार के बीच में राशन वितरण कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में नरकटियागंज प्रखंड के सेमरी पंचायत में सेमरी गांव के सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 की जांच किया गया। वहीं जांच कर रहे स्थल पर एकाएक एसडीएम साहिल आहिर, बीडीओ सतीश कुमार एवं जेएसएस अखिलेश्वर राय पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम साहिल आहिर ने कहा कि जब तक सभी लोगों का जांच न हो तब तक जांच का कार्य चलता रहेगा। इसके बाद एसडीएम ने उप स्वास्थ्य केंद्र साठी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवा भंडार कक्ष में दवा और अभिलेखों का जांच कर उन्होंने आवश्यक दवाओं का लिस्ट अनुमंडल अस्पताल एवं अपने पास भेजने के लिए कही। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई एवं चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। एसडीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों के साथ किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम ने उपस्थित लोगों से अपील किया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाते हुए मास्क का उपयोग करें। मझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया पंचायत वार्ड नंबर 15 में मक्का चोरी के आरोप में सीमा देवी के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत पीड़िता द्वारा थाने में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मक्का चुराने के आरोप में रत्नेश पटेल समेत कुछ लोगों द्वारा पीड़िता को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया है। पीड़िता का कहना है कि रत्नेश पटेल ने फरसा से मेरे सिर पर वार किया, जिससे सिर कट गया एवं खून बहने लगा। हल्ला सुनकर जब मेरे पति बचाने आए तो उनको भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। इसको लेकर पुलिस मामले की अनुसंधान में जुट गई है। और समस्या यही है कि मकई हम दबा करके रखे थे और वो लोग आकर के चोरी कर रहा था। तो राजकुमार पटेल, रत्नेश पटेल, अमरपति देवी, कौशल्या देवी, दीपू पटेल, हमारे वाइफ गई उसको रोकने के लिए। वो देखी, उसकी नज़र पड़ी तो उठाया लो फारसा, उसके ऊपर वार कर दिया लो, मार दिया लो। उसका सर पूरा बुरी तरह से फट गया है और हम गए बचाने तो राजकुमार पटेल भाला उठा करके चलाए हमारे ऊपर। तो हम सर जान बचाने के लिए भाला पकड़े तो हमारे हाथ में सर हमारा हाथ में भाला लग गया, जख्मी हो गया। और उसके बाद में भी वहाँ पे मार रहा था लोग, तो कुछ लोगों ने आकर के छोड़ाया। फिर इसके बाद में हम लोग अंदर घुस करके अपना जान बचाए तो बाहर से ताला लॉक कर दिया लोग। तो सुबह गई है पुलिस तो खुद स्वयं वहाँ से निकाली है, तब हम लोग आए। वैसे ही घायले आप लोग अंदर थे, घर में घायले थे और हम लोग को निकलने नहीं दे रहा था। लोग कह रहा था लोग कि आज हम जान से ही मार देंगे। एक और जहां कोरोना महामारी में लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर चिकित्सक अपनी व अपने परिवार का परवाह किए बगैर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोरोना महामारी में जिले के जाने माने चिकित्सक सह हर्ष हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार ने बलुआ व्यावसायिक संघ द्वारा आयोजित निःशुल्क टेली ओपीडी और क्लिनिकल ओपीडी के साथ गंभीर बीमारियों से ग्रसित एवं पोस्ट कोविड मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया। मौके पर चिकित्सक डॉक्टर मनीष ने इस कोरोना महामारी में निर्धन और निसहाय मरीजों का निःशुल्क इलाज कर उन्हें दवाइयां देकर इंसानियत की एक मिसाल कायम की है, जो जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस नेक कार्य के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष कुमार ने महामारी में अपने स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु सभी लोगों को सजग रहने, कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करने के साथ साथ प्रतिदिन सुबह में योग, व्यायाम, भाप लेने और हल्दी वाली दूध पीने के साथ प्रतिदिन साफ और धुले मास्क को पहनने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए बताया कि विशेष ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं। मौके पर बलुआ व्यावसायिक संघ के संयोजक पुष्कर कुमार, अध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष राहुल शर्मा सहित अनेकों लोगों ने चिकित्सक मनीष एवं उनके कर्मियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना की। मौके पर रुपेश सिंह, रंजन सिंह, कुणाल सिंह के साथ व्यावसायिक संघ के अनेक सदस्य मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ की ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।